हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश रावत, आप सब लोगों का टीचर, गाइड, मेंटोर, आपका फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपकी अपनी खुद की क्लास में, यूके बेंचमार्क क्लास में। और बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। जी हाँ बच्चों, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड है बच्चों कि सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल दी ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, तो सब किस किस में जो है, किस ऑप्शन में सब ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों कैस्कटा, ईस्ट, लेग्यूम्स। नहीं बच्चों, लेग्यूम्स तो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, और कैस्कटा ये तो वो है ना, पैरासाइट है, परजीवी है। लीच, टैपवर्म, ये सब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। लेग्यूम्स तो फोटोसिंथेसिस करता है, वो तो ऑटोट्रॉप है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है बच्चों। सेकंड ऑप्शन देखिए, कैस्कटा टिक्स, सॉरी कैस्कटा नहीं है बच्चों, ये कैक्टस है। कैक्टस भी बच्चों फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो भी ऑटोट्रॉप है। ये सब के सब बच्चों काऊ को छोड़ करके बीच वाले तीन ये हमारे पैरासाइट हैं। और काऊ भी बच्चों, काऊ तो हर्बीवोरस है, ठीक है, हीटरोट्रॉप है। ये देखिए अगला कैस्कटा टिक्स, लीस, लीच, टैपवर्म। जी हाँ बच्चों, ये सब के सब जो है ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं बच्चों। नीचे वाला देखिए ग्रास है, कैक्टस है, तो वो भी गलत आंसर हो जाएगा। सो हमारा सही आंसर होगा बच्चों कैस्कटा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इट्स साइट ऑफ एक्शन। अच्छा, वो एंजाइम छांटना है जिसके बगल में उसका जगह दिया हुआ हो कि वो कहां एक्शन करता है। तो बच्चों पहला है कि पेप्सिन और स्मॉल इंटेस्टाइन में। नहीं बच्चों, पेप्सिन तो आई थिंक स्टमक में रिलीज होता है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत है हमारा पहले वाला। सेकंड देखिए बच्चों, अमाइलेज स्टमक में। नहीं बच्चों, सलाइवरी अमाइलेज तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से हमारे माउथ में होता है वो तो ये भी गलत है। अगला है बच्चों लिपेज डियोडेनम का। अच्छा, लिपेज का डियोडेनम बच्चों, वैसे तो लिपेज और जो ट्रिप्सिन होते हैं वो दोनों के दोनों पेनक्रियाज रिलीज करता है। लेकिन बच्चों हमसे ये नहीं पूछा गया कि वो कौन रिलीज करता है, हमसे पूछा गया कि उसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, वो कहां पर वर्क करता है। तो बच्चों भले ही लिपेज जो है वो पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है, लेकिन बच्चों वो ड्यूडेनम के थ्रू जो है ड्यूडेनम में जाकर के गिरता है, और फाइनली जाकर के वो गिरते हैं कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पर। ड्यूडेनम के तुरंत बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। आप सब लोग अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने फिगर देखा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें ड्यूडेनम के तुरंत बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल लिपेज जाकर के ड्यूडेनम में गिरता है। फिर भी आंसर को कंफर्म करने के लिए हम एक बार अपने अगले ऑप्शन को देखते हैं। ट्रिप्सिन माउथ में। नहीं बच्चों, ट्रिप्सिन भी पेनक्रियाज रिलीज करता है, ठीक है। लिपेज और ट्रिप्सिन दोनों पेनक्रियाज रिलीज करते हैं, और ये दोनों ड्यूडेनम से गिरते हुए फाइनली जाकर मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होगा लिपेज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि मैराथन रनर इज एक्सरसाइजिंग इंटेंसली and breathing heavily, okay, during this time the heart rate increases, okay, and the circulation of blood becomes more efficient. Which of the following best explains why double circulation is the human heart is crucial for sustaining such physical activities? तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत थी, सीधा यही पूछ लेता कि डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है बच्चों। लेकिन हमारे साइंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है, कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि इस बार 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड जा रहा है ना, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि बच्चा सोचे, ठीक है, और सोचे और उसे लगे कि हाँ ये रियल लाइफ कंडीशंस हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस की जो लेंथ होती है वो काफी बड़ी होती है, आंसर भले ही उतना बड़ा नहीं हो। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्यों जो है डबल सर्कुलेशन की नीड पड़ी हमारी बॉडी में। पहला ऑप्शन है कि इट अलाउज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बाईपास द लंग्स एंड गो डायरेक्टली टू द मसल्स। ऐसा होता है क्या, बाईपास करके जाएगा वो, बिना हार्ट में नहीं जाएगा, लंग से बाईपास सीधा डायरेक्टली मसल्स के पास? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। इट इनेबल्स द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंश्योरिंग द रैपिड ऑक्सीजन डिलीवरी एंड एफिशिएंट रिमूवल ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द हाई एनर्जी डिमांड। यस बच्चों, ये आंसर हमारा सही है। इसीलिए बच्चों डबल सर्कुलेशन होता है, ताकि CO2 वाला और O2 वाला ब्लड जो है वो सेपरेटेड रहे, हमारी बॉडी को एफिशिएंट अमाउंट में O2 मिल पाए, ताकि प्रॉपरली रेस्पिरेशन हो और प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी का रिलीज हो, हम अपने डेली लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएं। तो बच्चों आई थिंक बी ही इसका सही आंसर है। पर फिर भी एक बार सी देख लेते हैं कि वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स कर देता है? नहीं, मिक्सिंग कहां होती है, मिक्सिंग से तो बचाता है। इट स्लोज डाउन द ब्लड फ्लो। नहीं बच्चों, जब हार्ट जब है हमारे पास और उसके 4 चैम्बर हैं और आपको पता है कि उसके एक चैम्बर से जो है ब्लड जो है हाई प्रेशर से रिलीज होता है, तो बच्चों स्लो डाउन कहां से कर देगा उसके फ्लो को? तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है बी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, क्वेश्चन को इतना ध्यान से आपको रीड करना है बच्चों फर्स्ट टाइम में ही, कि उसमें क्या कहना चाह रहा है आपको मालूम पड़ जाए। आपको 2, 3, 4, 5 बार जो है स्टेटमेंट ना पढ़नी पड़े, इसके लिए प्रैक्टिस आपको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ लेंटिकल्स इन द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट्स। बच्चों देखिए, हम जानते हैं कि हमारी जो प्लांट्स के जो लीफ होती है बच्चों, पत्तियां जो होती हैं, उन पर स्टोमेटल पोर्स होते हैं। उन स्टोमेटल पोर से बच्चों गैसेस एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, और इसके अलावा जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, वाटर का भी लॉस होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर स्टोमेटल पोर अगर क्लोज हैं, तो बच्चों जो स्टेम जो होता है उसका जो वुडी पार्ट जो होता है, कॉर्की पार्ट जो होता है, कॉर्की बार्क जो होती है बच्चों, यानी कि पेड़ की जो छाल होती है, उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें लेंटिकल्स कहते हैं बच्चों। अगर स्टोमेटल पोर ओपन नहीं है तो प्लांट यानी जो पेड़ है वो उन लेंटिकल की हेल्प से भी, लेंटिकल्स की हेल्प से भी गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर देखिए बच्चों क्या है। पहला है कि लेंटिकल्स क्लोज हो जाते हैं नाइट में टू प्रिवेंट वाटर लॉस। नहीं बच्चों, लेंटिकल्स क्लोज नहीं होते हैं, स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाते हैं, लेंटिकल्स नहीं होते। लेंटिकल्स फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द इंटरनल टिश्यूज एंड एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ये सही आंसर है। और इनेबलिंग द रेस्पिरेशन इवन व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज, यही तो सही आंसर है। अगले में जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार आत्मा की संतुष्टि के लिए देख लेते हैं। लेंटिकल्स आर इन्वॉल्व इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द प्लांट। नहीं बच्चों, लेंटिकल कहाँ होता है? जाइलम से पानी ऊपर जाता है। लेंटिकल स्टोर न्यूट्रिशन फॉर द प्लांट। नहीं बच्चों, लेंटिकल्स कहाँ स्टोर करते हैं? तो ये सब ऑप्शन गलत हैं। चलते हैं बिना देरी किए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और पांचवा है कि हमें मैच करने हैं कॉलम्स को, और हमेशा से हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है वो ये क्या नाम है, टेबल बेस्ड ही होता है। ठीक है, देखिए बच्चों क्या कह रहा है। मुझसे कमेंट में आ रहे थे बच्चे कि हमेशा सर आपका P का फर्स्ट ही होता है, Q का सेकंड ही होता है। मैंने थोड़े इस बार चेंज किए हैं, देखते हैं। ट्रैकिया क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज नहीं, पैसेज ऑफ एयर टू द लंग्स। एक बार को ये लग रहा है ऐसे ही, लेकिन आगे देख लेते हैं। मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन एंड फिल्टर। आई थिंक बच्चों P का तो थर्ड लग रहा है या सेकंड है। चलो एक बार बाकी देख लेते हैं। एल्वोलाई क्या करती है बच्चों? एल्वोलाई ब्लड और ब्लैक पेन लेते हैं। एल्वोलाई क्या करती है? गैसेस एक्सचेंज करती है। जो हमारी एयर सैक्स होती हैं, जो हमारी एल्वोलाई होती है, वहां से ब्लड के साथ सीधे सीधे एल्वोलाई। यस। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम बच्चों यस, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है ना, ऐसे कर्व शेप का, जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है बच्चों। तो इस हिसाब से यानी कि ट्रैकिया जो है वो पैसेज ऑफ एयर है टू द लंग्स। और नेसल कैविटी यस बच्चों, फिल्टर करता है, वार्म करता है और मॉइस्चर रखता है जो एयर जाती है। तो बच्चों इस हिसाब से P का सेकंड और Q का फर्स्ट, P का सेकंड Q का फर्स्ट, P का सेकंड Q का फर्स्ट, ऑप्शन ए बोले तो एप्पल, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बच्चों 6 क्वेश्चन असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर साइमल्टेनियसली इन ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के समय बच्चों फोटोसिंथेसिस तो एक बार को रुक भी सकता है ना,
बच्चों फोटोसिंथेसिस तब होता है जब प्लांट्स अपने स्टोमेटल पोर्स को ओपन करते हैं, CO2 O2 का एक्सचेंज होगा तब। यानी कि वो तो एक बार दिन के समय में रुक भी सकता है, लेकिन रेस्पिरेशन बच्चों वो तो लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही चलता है, लेकिन रेस्पिरेशन तो रात को भी चलता है। ठीक है, तो दिन के समय दोनों साथ साथ चलेंगे। पूछा क्या है कि दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। चलो हाँ, दिन के समय तो दोनों साइमल्टेनियसली हो ही रहे हैं, तो असर्शन तो ठीक है उस हिसाब से। फिर लिखा है कि बोथ प्रोसेस जो है, दोनों प्रोसेस के लिए सनलाइट चाहिए। नहीं, केवल फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए होता है बच्चों, रेस्पिरेशन के लिए कोई सनलाइट वगैरह नहीं चाहिए होती है। वो तो रेस्पिरेशन क्या है, वो तो केवल गैसेस एक्सचेंज करना है और फिर जो है एनर्जी बनाना है। रेस्पिरेशन तो ये है, तो उसके लिए सनलाइट की नीड नहीं होती बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 7th क्वेश्चन देखिए, असर्शन कह रहा है कि किडनी रिमूव करती है ऑल दी सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। ऑल दी का मतलब क्या है, क्या सभी कुछ निकाल देगी ब्लड से? फ्रॉम द एंड टू फॉर्म यूरिन। बच्चों सभी सब्सटेंस तो नहीं निकालती है, केवल हार्मफुल सब्सटेंसेस को, यूरिया और यूरिक एसिड को ही निकालती है। बाकी चीजों को तो वो वापस अपने रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है ना। तो असर्शन तो हमारा गलत है बच्चों, नहीं है ठीक। रीजन कह रहा है कि किडनी फिल्टर करती है ब्लड को सेलेक्टिवली, बिल्कुल, एंड रीअब्सॉर्ब कर लेती है यूजफुल सब्सटेंस को वापस ब्लड में, बिना उसको बाहर निकाले, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देती है। ये सही है बच्चों। तो असर्शन गलत, रीजन सही, यानी कि ऑप्शन डी फॉर देहरादून। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब बच्चों हमारे लेंथी क्वेश्चंस आ गए हैं। इनमें हमें देखना पड़ता है कि क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है, क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, कैसे हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है, कैसे आंसर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अ बायोलॉजी स्टूडेंट क्लेम्स दैट इफ द लीव्स ऑन सर्टेन ब्रांचेज ऑफ अ ट्री आर स्पैर्स। बच्चों स्पैर्स का मतलब होता है क्या, है ना? स्पैर्स का मतलब होता है बच्चों किसी चीज की शॉर्टेज होना, कमी होना। ठीक है, इस सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि किसी पेड़ की टहनी पर अगर पत्ते की कमी है, तो पत्तों की कमी है, तो कम पत्ते हैं तो, या पत्ते नहीं है तो, द ट्रीज एक्सक्रीशन प्रोसेस विल बी ऑलमोस्ट स्टॉप बिकॉज स्टोमेटा आर द ओनली स्ट्रक्चर फॉर गैसेस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट। हाँ बच्चों बिल्कुल, पत्ते जो हैं वो स्टोर करके रख लेते हैं बच्चों वेस्ट सब्सटेंस को, और फिर जब जो है बच्चों ऑटम का सीजन आता है तो पत्ते झड़ जाते हैं, और जो वो वेस्ट है बच्चों वो प्लांट से एलिमिनेट हो जाता है, गिर जाता है नीचे, फिर नए पत्ते आते हैं। हाउएवर a gardener observes a mature tree where some branches have thick corky bark and very few leaves, फिर भी the tree remains healthy. Using this observation, explain how the tree continues excretion related functions despite reduced stomatal activity on those branches. Yes बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ है और उसकी जो टहनी है एक, उस पर कम पत्ते पाए गए हैं। ठीक है, और अगर कम पत्ते पाए गए हैं तो फिर वो अपने एक्सक्रीशन प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करेगा। फिर वो दूसरी तरफ एक और प्लांट देखता है और उसमें देखता है कि उसमें जो है कॉर्की बार्क है एक टहनी पर, और उस पर बहुत ही कम पत्ते हैं, लेकिन फिर भी वो हेल्दी है। यानी कि उसने भी तो अपना एक्सक्रीशन परफॉर्म किया होगा ना, तो उसने कैसे कर लिया। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन करना है बच्चों। तो बच्चों इसमें सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा कि अगर किसी के पास लीव्स की कमी है या शॉर्टेज है उनकी, मतलब नहीं है अगर, तो होता क्या बच्चों, बिल्कुल स्टोमेटल मतलब लीव्स नहीं है तो बच्चों जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा इफेक्ट होगा, लेकिन उसकी जगह काम कौन कर देगा, लेंटिकल्स कर देंगे बच्चों उसकी जगह काम। उस थिक कॉर्की बार्क पर लेंटिकल्स तो होंगे, है ना। स्टोमेटल पोर अगर नहीं है उस पर, क्योंकि पत्ते नहीं है, तो स्टोमेटा भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेंटिकल्स तो है, लेंटिकल्स CO2 और O2 का एक्सचेंज कर देगी। ठीक है, और जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उनको बॉडी से, प्लांट अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा लेंटिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो लेंटिकल्स यहाँ पर बच्चों अपना उसकी जगह पर काम आएंगे, लीव्स के स्टोमेटा की जगह पर। तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई द ट्रांसपोर्ट ऑफ materials is vital for both plants and animals by providing any two highlighting
इट्स रोल इन मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है बच्चों मटेरियल का? ठीक है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वो क्यों जरूरी है दोनों में, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या करना है आंसर, है ना। पहले तो एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और खुद सोचिए कि क्या आंसर लिखना है, और फिर जब आप अपना आंसर लिख लेंगे और फिर उसको मैच करना मेरे आंसर के साथ, ठीक है, कि आपने क्या लिखा है, और फिर मैच करना वो सही है या नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बड़े ही खतरनाक होते हैं, पूछा कुछ और होता है, बच्चा कुछ और लिख कर आता है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन को किसी दूसरी तरह से समझ लेता है और वो गलत होता है उसका। ठीक है, तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन जो है मटेरियल का वो इंपॉर्टेंट है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए, और हमें दो ऐसे एग्जांपल देकर के बताना है कि वो क्यों जरूरी है लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और रीजन देना डिटेल में। तो बच्चों ठीक है, पहला रीजन मैं जो है स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, यहां लिखूंगा मैं पहला रीजन और यहां लिखूंगा दूसरा रीजन। पहला जो हमारा पॉइंट होगा बच्चों वो होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो पहला होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस का, इनका। ठीक है, और ये दोनों में बताना है हमें, ध्यान रखना, प्लांट्स में और एनिमल्स में। पहले बात करते हैं एनिमल्स की, एनिमल्स की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, कि एनिमल्स में कैसे हेल्प करता है बच्चों एनिमल्स में ऑक्सीजन O2 एंड एब्जॉर्ब्ड फूड उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। कहां से कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में। ठीक है, कहां टू फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ईच सेल, है ना। जब ये काम होगा तभी तो ट्रांसपोर्ट ये होगा, तभी तो जो है हमारी बॉडी जो है वो अपने अब सर्वाइव कर पाएगी, तभी तो उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे। तो एनिमल्स में तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में भी तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां भी तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, रूट से लेकर के ऊपर पूरे के पूरे प्लांट में। तो बच्चों यहां पर है किस चीज का? यहां पर है वाटर एंड मिनरल्स का, वाटर एंड मिनरल्स, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। कहां से कहां? रूट्स फ्रॉम रूट्स टू होल प्लांट, पूरे प्लांट में पानी जाएगा। ठीक है, जब पानी ऊपर जाएगा तब फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस, पहला पॉइंट। दूसरा हम कह सकते हैं बच्चों रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा हो सकता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। हमें 2 पॉइंट बताने थे बच्चों, और 2 पॉइंट दोनों के रिस्पेक्ट में, एनिमल के भी प्लांट के भी। तो चलिए यहां पर पहले बात करते हैं एनिमल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एनिमल के रिस्पेक्ट में, तो एनिमल में किस चीज का वेस्ट का रिमूवल होता है भाई एनिमल में? तो बच्चों अगर हम खुद की बनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में बच्चों यूरिया और यूरिक एसिड, है ना, कितना हार्मफुल सब्सटेंस है। या बात करें CO2 भी तो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, जब उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, जब वो हमारे सेल से रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर जब CO2 निकलती है हमारी बॉडी में, तब हमारे बॉडी के सेल्स से लेकर के लंग्स तक कौन लाता है उसे? ब्लड लाता है अपने साथ। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ही तो हुआ। तो CO2 एंड अदर वेस्ट, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है कहां से? डिफरेंट सेल से कहां पर? टू दी लंग्स में होता है, लंग्स में हो जाता है। या बाकी वेस्ट जो है उनका कहां से कहां होता है? उनका भी होता है डिफरेंट सेल से, कहां पर? टू दी किडनी में, है ना। यूरिया और यूरिक एसिड ये सब किडनी में तो आता है, ब्लड ही तो लेकर के आता है इसको। तो ये हो गया। अच्छा, बी पार्ट की बात करें, यानी कि प्लांट्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, तो प्लांट्स में भी तो बच्चों वेस्ट मटेरियल का जो है रिमूवल होता है। वहां भी तो बच्चों CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, और उसके अंदर जो भी वेस्ट, जो प्लांट अपना वेस्ट जनरेट करता है, वो पूरा बॉडी से निकल के कहां जाता है? प्लांट्स की पत्तियों के वैक्यूल में तो जाकर के वो क्या नाम है, स्टोर होता है। जब ट्रांसपोर्टेशन हुआ तभी तो ऐसा हो पाया। ठीक है, तो वेस्ट हम कह सकते हैं, वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट ट्रांसपोर्ट करेगा कहां से कहां? फ्रॉम होल बॉडी
होल बॉडी टू वैक्यूल, वैक्यूल ऑफ लीव सेल्स। ठीक है यहां पर। तो देखो बच्चों ये 2 पॉइंट थे, इन 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में और प्लांट और एनिमल दोनों के रिस्पेक्ट में हमने अपने आंसर को एक्सप्लेन किया है। जब आप इस तरह से प्रॉपर एक्सप्लेनिंग करते हैं तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 10th क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा ठीक है, डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ द डायफ्रैगम एंड रिब मसल्स ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अच्छा, हाईलाइटिंग हाउ चेंजेस इज इन thoracic cavity volume facilitate the movement of air in and out of the lungs। अच्छा, फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर खुद से लिखिए और फिर देखिएगा कि मैच करके कि सही लिखा है या गलत। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। बच्चों जो ब्रीदिंग होता है उसमें 2 प्रोसेस होते हैं मेनली, एक तो होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन। तो बारी बारी देखते हैं इनहेलेशन में क्या होता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे हम इन पॉइंट्स का कि डायफ्राम के रिस्पेक्ट में, रिब मसल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इनके रिस्पेक्ट में हमें बात करनी है। ठीक है, थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में और मूवमेंट ऑफ एयर इन और आउट कैसे होता है उसके केस में। तो बच्चों जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर भरते हैं तो सांस अंदर भरते ही पहले तो हमारा जो डायफ्रैगम होता है बच्चों, ये देखिए ये है बच्चों डायफ्रैगम, ये नीचे वाला पार्ट जो है, ये वाला नीचे वाला मसल है जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी चेस्ट कैविटी रखी हुई होती है, प्लेस होती है। तो बच्चों देखो ये कैसे होता है, ये कर्व शेप का होता है, ऐसे कर्व शेप का। ठीक है, कर्व शेप का। लेकिन जब हम बच्चों ब्रीद इन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तब बच्चों ये देखो ये नीचे आ जाता है, ये जो कर्वी पार्ट है नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा, हमारा डायफ्रैगम नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो डायफ्रैगम की अगर बात करें, डायफ्रैगम की बात करें तो कैसे आता है, डाउन आ जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, डायफ्रैगम की लिख सकते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, डाउन आ जाएगा, या ये कह सकते हैं कि फ्लैट हो जाएगा, यहां पर लिख लेते हैं फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एक्सहेलेशन में बात करें तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, डायफ्रैगम बच्चों डाउन आने की जगह अप हो जाएगा, मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह रिलैक्स हो जाएंगी और ये फ्लैट होने की जगह दोबारा से कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का पोर्शन मैं नहीं लिखूंगा, इसका जस्ट अपोजिट वाला कंटेंट यहाँ पर लिखा जाना है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, तो बच्चों रिब मसल्स का क्या होता है। बच्चों रिब मसल जो है, हमारी रिब्स की मसल्स जो होती हैं बच्चों, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। ठीक है, हमारा जो रिब केज है, रिब केज, अस्थि पिंजर हिंदी में कहते हैं, बड़े ही अटपटे नाम है हिंदी में ना, बच्चों को, आजकल के बच्चों को बड़े अटपटे लग रहे होंगे। तो रिब केज जो है वो क्या होता है, वो अप एंड आउटवर्ड एक्सपेंड कर जाएगा, अप एंड आउटवर्ड। ठीक है, और अगर बात करें तीसरा कि हमारी चेस्ट कैविटी की या थोरैसिक कैविटी, तो उसका वॉल्यूम बच्चों बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है। तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी वो इंक्रीज कर जाएगा, इनलार्ज हो जाएगी हमारी चेस्ट कैविटी। ठीक है, और यहां पर आप सबको पता है इसका जस्ट अपोजिट लिखना है। ठीक है, तो हमने बच्चों बहुत अच्छे से आई थिंक हमने एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, चौथा पॉइंट तो रह गया कि एयर का मूवमेंट किधर हो जाएगा, तो चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एयर क्या हो जाएगी, इन मतलब अंदर आ जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर हम इनहेल कर लेंगे, और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर एक्सहेलेशन में होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों को अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अरे वाह, राहुल वाज डायग्नोज्ड विद किडनी फेल्योर। बताओ, इतनी छोटी उम्र में किडनी फेल हो रही है। एंड हिज डॉक्टर एडवाइज हेमोडायलिसिस ट्रीटमेंट। ओके, एक्सप्लेन व्हाट हेमोडायलिसिस इज। ओके, क्या है बच्चों, वैसे तो ये टॉपिक जो है डिलीट हो चुका है ना, क्लास 10th CBSE ने ये टॉपिक जो है डिलीट किया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंटेंट किस में है, ये पूरा का पूरा कंटेंट जो बॉक्सेस बने हुए हैं उसके अंदर है।
ठीक है, बॉक्सेस जो बने हुए हैं उसके अंदर है। और सीबीएसई ने कहा है कि जो भी एनसीईआरटी के अंदर जो बॉक्स के अंदर बने हुए कंटेंट है उनके बेस पर आप लोगों को एग्जामिनेशन में, बोर्ड में, फाइनल में असेस नहीं किया जाएगा। हाउएवर टीचर उनको करवा सकता है क्योंकि वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये देखिए, ये हीमोडायलिसिस है, राहुल है, और इसको जो है किडनी फेल्योर है बच्चों। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि इसे हीमोडायलिसिस करवाना पड़ेगा, और आप लोगों को बताना है कि हीमोडायलिसिस होता क्या है। तो बच्चों देखो, हीमोडायलिसिस क्या होता है। हीमोडायलिसिस में जब किसी की किडनी फेल हो जाती है और जब उसकी किडनी ब्लड से वेस्ट मटेरियल का रिमूवल नहीं कर पाती, यूरिया और यूरिक एसिड को जब नहीं निकाल पाती बाहर, तो क्या करना पड़ता है, तो हमें डॉक्टर के पास जाकर के उस ब्लड को क्लीन करवाना पड़ता है। ऐसे में पूरे के पूरे ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, लेकिन बच्चों एक साथ नहीं निकाला भी जाता है, तो साथ साथ डाला भी जाता है। ठीक है, कहीं सोच रहे हो कि पूरा ब्लड एक साथ निकाल के साइड में रख दिया और पता लगा कि राहुल का इधर जो है राम नाम सत्य हो गया। ठीक है, तो ब्लड निकाला भी जाता है और साथ के साथ डाला भी जाता है। अब निकाल करके किया क्या जाता है वो देखिए, उसको एक मशीन से पास करवाया जाता है। जिस मशीन का नाम क्या है, उसका नाम है डायलिसर। ठीक है, तो देखो यहां से ब्लड को निकाला गया और बच्चों पंपिंग की गई, उसकी पंप करवाया गया। वैसे अंदर तो पंप कौन कर देता है, हार्ट, लेकिन जब ब्लड बाहर आ गया तब उसकी पंपिंग जरूरी है ना, तब एक मशीन द्वारा उसको पंप किया जाता है। तो पंप करेगा तो ब्लड जो है बड़े हाई प्रेशर से जाएगा, किसमें, डायलिसर में। अब डायलिसर में देखो बच्चों, ये एक आपको ट्यूब जैसी दिखाया गया है डायलिसर। इसके लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पर पूरा ब्लड है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एक फ्लूइड है बच्चों। वो राइट साइड में जो फ्लूइड है ना बच्चों, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। राइट साइड का फ्लूइड जो है उसे डायलिसिस फ्लूइड हम कहते हैं। ठीक है, और वो फ्लूइड कोई आम फ्लूइड नहीं है बच्चों, वो ऐसा ही मीडियम प्रोवाइड करता है जैसा कि ब्लड को अंदर मिलता, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि ब्लड के अंदर मौजूद जो वेस्ट मटेरियल है, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और जो भी वेस्ट है जो कि ब्लड से निकलना है, वो सारा का सारा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू बच्चों पास कर जाएगा। प्रोसेस का नाम आप जानते हैं, ठीक है, कमेंट में लिखिएगा सब बच्चे, प्रोसेस का नाम क्या है। ठीक है, किस प्रोसेस से जो है बच्चों वो सब यहाँ पे इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ यहाँ चला गया। ठीक है, और प्योर ब्लड बच्चों यहाँ से वापस राहुल की बॉडी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और ये क्या है सर, ये दो पाइप से, पाइप नहीं, पीपे, क्या बोलते हैं इनको, पीपे, क्या है ये, कंटेनर। तो ये क्या है बच्चों, वो जो डायलिसिस जो फ्लूइड है वो लगातार बच्चों यहाँ से प्योर डायलिसिस ब्लड डाला जाता है, और बच्चों जब वेस्ट निकलेगा उसमें और जमा हो जाएगा तो वो भी तो गंदा हो जाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन में फर्क आ जाएगा, फिर वो छानना बंद कर देगा, फिल्टर करना बंद कर देगा। तो बच्चों जो यूज्ड डायलिसिस है, यूज्ड डायलिसिस जो फ्लूइड है उसको यहां से वापस इसमें भर लिया जाता है और फ्रेश फ्लूइड को वापस उसमें डाला जाता है ताकि प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सके। तो ये होता है बच्चों हीमोडायलिसिस। और कह रहा है कि क्यों जरूरी है बच्चों, क्यों जरूरी है, क्योंकि किडनी फेल हो गई है, किडनी जो है वो छानने का काम करते हैं ब्लड को, और किडनी फेल है तो वो छानना का काम नहीं हो पाएगा, हमारी बॉडी में यूरिया और यूरिक एसिड जमा हो जाएगा, और यूरिया और यूरिक एसिड जमा हो गया तो हम ज्यादा दिनों के मेहमान, हम नहीं, राहुल ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अरे बाप रे हाँ, इसके भाई यहाँ तो क्वेश्चन ही आ गए, तो मैंने इसके लिए एक स्लाइड और बनाई है ना, ये वाली हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। आप पहले एक बार तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए यस, और इसको ध्यान से पढ़िए बच्चों। ठीक है, मैं नहीं पढ़ने वाला इतने बड़े को, आप पढ़िए इसमें क्या करना है। ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने बच्चों पॉज करके। एक न्यूट्रिशनिस्ट है और एक्सपेरिमेंट किए उसने दो ग्रुप पर। एक ग्रुप वालों को बच्चों जो है कार्बोहाइड्रेट रिच मील दी गई है जिसमें राइस है, ब्रेड है, शुगर है, ये सब है, और बी ग्रुप वालों को बच्चों प्रोटीन और फैट से भरे हुए जो है वो उनका डाइट है, एग है, फिश है, बटर है, ये सब है, और इन सब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का हमें इस्तेमाल करना है और इन सभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स का हमें इस्तेमाल करना है। इन सब का इस्तेमाल करते हुए हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना है। चलिए करते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन डाटा, बच्चों चारों क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आगे करवाऊंगा अगली स्लाइड में, है ना, और फिर मैं वहां से वापस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वापस आऊंगा ना तो मुझे पूरा कंटेंट इरेज करना पड़ेगा, जो आंसर है वो इरेज करने पड़ेंगे।
ठीक है। पहला, बेस्ड ऑन द गिवन डाटा डिस्क्राइब कीजिए पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, उसका पूरा पाथवे, और फिर प्रोटीन और फैट का भी, उसका भी पाथवे बताना है हमको, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है। सेकंड देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई करने हैं एंजाइम्स एंड ऑर्गन्स इन्वॉल्वड एट ईच स्टेज। तो बच्चों ये सेकंड वाले का आंसर ना बी पार्ट का, मैं पहले पार्ट में ही इन्वॉल्व करता हुआ चलूंगा, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन करना है फाइनल फेट को, चलो इसके लिए बाद में हम आ जाएंगे, इसके लिए हम बाद में आ जाएंगे, पर पहले वाले दोनों का आंसर बच्चों मैं अगली स्लाइड में करने जा रहा हूं और एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं किस किस का, ठीक है। पहले था ग्रुप ए का, ठीक है। ग्रुप ए में कौन है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का पूरा पाथवे देखिए, पहले कार्बोहाइड्रेट का पूरा पाथवे देखो बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट का बच्चों डाइजेशन शुरू हो जाता है सबसे पहले हमारे माउथ में, हमारे माउथ का जो सलाइवरी एमाइलेज है वो उसका ब्रेकडाउन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कहाँ होता है, माउथ में होता है, माउथ में, और सलाइवरी एमाइलेज करता है, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। ये क्या काम करता है बच्चों, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसके अंदर स्टार्च है, ठीक है, जिसको स्टार्च भी कहते हैं, उसका ब्रेकडाउन करता है किसमें, सिंपल शुगर में, सिंपल शुगर में उसका ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है, माउथ में। अच्छा, उसके बाद बच्चों फूड हमारा नीचे जाता है, सिंपल शुगर यानी कि माल्टोज वगैरह में, ठीक है, हाँ, उसमें कर देता है। फिर फूड आगे जाता है, कहां पर, फूड आगे पहुंचता बच्चों स्टमक में, स्टमक में जाने के बाद क्या होता है बच्चों, वहां पर तो HCl, पेप्सिन, म्यूकस वगैरह रहते हैं। तो HCl होने की वजह से बच्चों स्टमक का मीडियम जो है वो एसिडिक हो जाता है, पीएच बहुत डाउन चली जाती है। तो इस एसिडिक मीडियम में बच्चों हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, पॉज हो जाता है, ठीक है। तो स्टमक में इसका डाइजेशन एक बार के लिए पॉज हो जाएगा, रीजन क्या है मैं बता चुका हूं। फिर स्टमक के बाद बच्चों आगे जाता है, आगे कहां पर, आगे जाता है बच्चों ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक अमाइलेज रिलीज करता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के मिलता है, कौन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज जाकर गिरता है। वहां पर बच्चों हमारा जो सिंपल शुगर है, माल्टोज वगैरह है, वो फिर से वहां बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो हो जाएगा बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। फाइनली वो ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, कौन, माल्टोज जो है फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, किसकी हेल्प से, पेनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से। ये कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों, और वहां से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और वहां से फर्दर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों किसका, कार्बोहाइड्रेट का। हमें उसका ही बताना है, किसका, प्रोटीन का। चलो, और प्रोटीन के बाद फैट का भी बताना है, ठीक है, प्रोटीन। तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है बच्चों हमारे स्टमक में, ठीक है, किसमें, स्टमक में। जब हम छोटे थे ना तो हम इसको स्टोमच कहते थे, स्टोमच। तो स्टमक जो है वहां पर होता है, वहां पर क्या होता है, जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को बच्चों, प्रोटीन पर एक्ट करता है, कौन, पेप्सिन, और बच्चों उसको, उसका ब्रेकडाउन करना शुरू कर देता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देता है बच्चों, और प्रोटीन जो है थोड़ा सा सिंपलर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, पेप्टोन्स वगैरह में तोड़ देता है। उसके बाद बच्चों जब प्रोटीन पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो बच्चों पेनक्रियाज से ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो आता है, वो एक्ट करता है, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम आता है, और वो प्रोटीन को फाइनली बच्चों किसमें, अमीनो एसिड में तोड़ देता है, अमीनो एसिड में तोड़ देता है, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। अमीनो एसिड बच्चों प्रोटीन की सिंपल फॉर्म है, ठीक है, और फिर वहां से अमीनो एसिड को हमारा ब्लड जो है वो वहां से एब्सॉर्ब कर लेता है, और ये कहाँ होता है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड आगे चला जाएगा, वही काम होगा जो मैंने ऊपर बताया था। फैट की अगर बात करें बच्चों, तो फैट होता क्या है बच्चों, सबसे पहले फैट पर ना, फैट पर कौन एक्ट करता है बच्चों, फैट पर पहले एक्ट करता है बाइल, ठीक
ठीक है। बाइल कहाँ से आया? बाइल आया बच्चों लीवर से, ठीक है। लीवर से बाइल आता है और बाइल फैट को करता है और उसका क्या कर देता है? इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन कर देता है, यानी कि फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है ताकि उन पर और अच्छे से एक्शन किया जा सके। और उसके बाद बच्चों जब वो इमल्सिफाइड फूड आगे जाता है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे जब जाता है तो क्या होता है? तो वहां पर उस इमल्सिफाइड फैट पर कौन एक्ट करता है? लिपेज। लिपेज, कई लाइपेज कहते हैं, कई लिपेज कहते हैं। लिपेज एक्ट करता है, लिपेज, और उस इमल्सिफाइड फैट को फर्दर कन्वर्ट कर देता है बच्चों, ठीक है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, ठीक है, फैटी एसिड्स में उनको कन्वर्ट कर देता है। वहां से हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर से अनडाइजेस्टेड फूड आगे चला जाता है, फिर वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो बच्चों ये बता दिया मैंने ए और बी पार्ट दोनों का आंसर, एंजाइम्स वगैरह कि कहां पर कौन सा एक्ट करता है, कौन सा एंजाइम उसको किस पार्ट में तोड़ देता है, पूरा मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब बच्चों उसका जो सी वाला पार्ट है, सी वाला पार्ट क्या था? हाँ, कि सी वाला पार्ट पूछा है कि इसके बाद जो है आगे जो है प्रोसेस में क्या होता है। तो बच्चों इस सब के बाद जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो तो ब्लड जो है एब्सॉर्ब कर लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, है ना, वहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद बच्चों एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए ये जो है फूड आगे जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और उसके बाद बच्चों अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारी बॉडी के रेक्टम एनस से होता हुआ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो अगले वाला पार्ट है बच्चों इसका लास्ट वाला ऑप्शन डी, हाउ डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डिफर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? इन दोनों का डाइजेशन डिफर कैसे है? तो बच्चों मैंने बताया तो अभी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट उसका क्या होता है, वो फाइनली जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे हमारी बॉडी उसको ले लेगी। और बात करें कि प्रोटीन का, प्रोटीन या फैट का, तो प्रोटीन फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? उसमें अमीनो एसिड में, किसकी हेल्प से? ट्रिप्सिन की हेल्प से। और इसका किसकी हेल्प से हुआ? इसका हुआ पैनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से। प्रोटीन का हो जाएगा अमीनो एसिड में कन्वर्जन, ठीक है, और फैट का हो जाएगा किसमें? फैटी एसिड में कन्वर्जन, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है इनकी, वहां से हमारी बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर लेगी, बस खत्म, ठीक है, खेल खत्म, पैसा हजम। अक्सर मैं स्कूल के बच्चों से ये बातें और ट्यूशन के बच्चों से ये बातें करता हूँ, खेल खत्म पैसा हजम। मैं कहता हूँ खेल खत्म, वो पीछे से आंसर करते हैं पैसा हजम। चलिए बच्चों, और हाँ खत्म हो गए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए बच्चों। इसके बाद जो है हम मैथ की सीरीज भी करने वाले हैं। हमारे बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स पूरे हो गए हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के, ठीक है। मेरे पास कुछ टीचर्स की, कुछ फ्रेंड्स की डिमांड आई है कि सर प्लीज जो है चैप्टर लाइट जैसे चैप्टर, फिजिक्स के चैप्टर जो है एक्सप्लेन कीजिए। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।